हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CTET 2020 के लिए हिंदी ग्रामर यानी कि व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं और बड़े ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बड़े ही मज़ेदार ट्रिक के साथ आप सभी के सामने आज हम व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम जो सबसे बेसिक टॉपिक है, ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप आगे का चैप्टर समझ सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी। ये वर्ण विचार चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा तो आगे के चैप्टर आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार यानी कि ऑर्थोग्राफी। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण में आप समझिए वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। क्या किसे कहते हैं, ये सब हम सभी जानते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड और टुकड़ा नहीं किए जा सकते। समझ गए दोस्तों। देखिए इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे अ बोलते समय हमें एक ही अक्षर आता है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। इस सब में सिर्फ एक ही ध्वनि आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। जैसे आप यहाँ पे क लिखे हैं तो क में भी आप ये क में अ आ जाता है, तो ये तो वर्ण नहीं हुआ, तो इसलिए इसमें हलंत जब लगा देते हैं तो ये जो है स्वर रहित हो जाता है। इसमें सिर्फ अकेला क वैसे बोलते हैं क, वैसे क, ख, ग ऐसा थोड़ा सा इसका उच्चारण होता है, इसलिए ये भी जो है वर्ण है। और हलंत लग गया है तो ये भी वर्ण है, इसका उच्चारण पूरा नहीं होता है, इससे अ हट जाता है। जब हम इसमें क के हलंत में जब हम अ लगा देंगे, अ लगा देने से ये क हो जाता है। समझ गए दोस्तों। तो ये वर्ण है। अब आगे देखिए वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहेंगे, तो यहाँ पे देखिए वर्णमाला यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहेंगे। यानी कि ये वर्ण है और अभी यहाँ पे देखें ये सब क्या है, वर्ण है। इसको जब हम क्रमबद्ध रूप से हम सजा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला। यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, यानी क्रम से। ऐसा नहीं कि अ के पहले हम आद लिख दिया तब अ लिखे, क्रमबद्ध होना चाहिए। ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल है अ, आ, ई, उ। ये सब जो क्या है, स्वर है। स्वर कितने हैं, 11। अंग को बोलते हैं अनुस्वार और अ को बोलते हैं विसर्ग, और दोनों को मिला के इसको बोलते हैं अयोग वाह। ये कितना है, 2 है। अंग और अ को क्या बोलते हैं, अयोग वाह। पूछा जाए कि अयोग वाह की संख्या कितनी है, तो 2। और स्वर कितने हैं, तो टोटल 11। चलिए अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पे समझिए दोस्तों, अ, आ, ई, यहाँ पे स्वर कितने हैं, 11। अंग को अनुस्वार बोलते हैं और अ को विसर्ग बोलते हैं, इसे अयोगवाह बोला जाता है। इसकी संख्या कितनी है, तो 2। यहाँ पे देखिए ये सब वर्ग है। यहाँ पे देखिए क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। आगे इसमें आप आगे ये आएगा, इसलिए ये ध्यान रखेगा। हम बोलेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यानी क, ख, ग, घ, अंग सब में 5-5 है। सब में कितने हैं, 5-5 वर्ण अक्षर। सभी में 5-5 अक्षर हैं। तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, यहाँ ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, म। ये सब क्या है, स्पर्श व्यंजन। इस सबको क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। ये पांचों जो वर्ग है, इसको 1 2 3 4 5, ये पांचों वर्ग को क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। यानी कि ये 25 है। और देखिए य, र, ल, व, इसको बोलेंगे अंतःस्थ व्यंजन। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन के प्रकार में, ये सब 1 2 3 सब व्यंजन के प्रकार है। तो य, र, ल, व को बोलेंगे, ये 4 है। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं, 4। याद रखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4। अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र, इसको संयुक्त व्यंजन, ये 2 अक्षर के मेल से बनता है। आगे हम पढ़ाएंगे अक्षर जो है ये अलग अलग अक्षर के मेल से बनता है, इसलिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त यानी मिला के। इसकी भी संख्या 4 है। और ड और ढ ये हिंदी के अपने व्यंजन है।
ये याद रखिएगा, हिंदी के ये दो अपने व्यंजन हैं, ड और ढ। ये कितने हैं? 2 हैं। समझ गए दोस्तों। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद हैं? 2। वर्ण के 2 भेद हैं, एक स्वर वर्ण वॉवेल और व्यंजन वर्ण यानी कंसोनेंट। देखिए स्वर वर्ण पहले हम समझते हैं। स्वर वर्ण यहाँ पे देखिए, स्वर और यहाँ पे वर्ण होगा। स्वर वर्ण उन ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है या स्वतंत्र होता है। यानी स्वर वर्ण किसको बोलते हैं? बोलेंगे हम जिसको उच्चारण करने में हमें किसी भी दूसरे का सहायता न लेना पड़े, वो स्वतंत्र हो। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर वर्ण कौन से वर्ण में जो है यानी कि स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है, तो ये, या फिर इस वर्ण में कैसा उच्चारण होता है, ये ऐसे करके पूछ सकता है। तो स्वर वर्ण में स्वतंत्र उच्चारण होता है, जैसे ओ आ ई उ री ए ऐ ओ। समझ गए दोस्तों। अब इसकी संख्या कितनी है? 11। यह व्यंजन वर्णों के उच्चारण में भी सहायक होता है। स्वर वर्ण क्या करता है? व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायता करता है। आगे देखिए, क प्लस अ। अभी वहाँ पे बता दिए थे कि क होता है ख में हलंत, और अ ये जो है स्वर रहित है। अगर ह में हलंत लग गया, किसी भी में हलंत लग गया, तो उसको या तो आधा बोलते हैं। ये क है, इसको अगर ऐसे है तो ये आधा क हुआ। ये ख है, इसमें अगर हलंत लग गया तो आधा ख हुआ। समझ गए दोस्तों। जैसे जाना आप देखिए यहाँ पे क्या है। अब क्या के बदले में आप जो है ऐसे आप लिख सकते हैं कि क में हलंत लगा सकते हैं और यो आकर क्या ऐसे दे सकते हैं। समझ गए। चलिए अब आगे समझते हैं। इसे अ ऊपर चांद बिंदु जो ऐसे रहता है उसको क्या बोलते हैं? इसे अर्धचंद्र भी कहते हैं। समझ गए दोस्तों। ये किसी ऊपर जो चंद्र रहता है उसे अर्धचंद्र कहते हैं। इसका उच्चारण अंग्रेजी के शब्दों में होता है। समझ गए दोस्तों। ये अर्धचंद्र का उच्चारण कहाँ होता है? अंग्रेजी के शब्द, जैसे ऑफिस, ऑफसेट, कॉलेज, यहाँ पे देखिए स्पॉट, स्टॉप आदि। इसे गृहीत या आगत स्वर ध्वनि कहते हैं। यानी पूछा जाएगा एग्जाम में कि आगत स्वर ध्वनि कौन सा है, तो यहाँ पे आपको याद रहेगा इसे बोलेंगे हम, यानी अर्धचंद्र को, यानी कि ये रहेगा या अर्धचंद्र इसे बोलते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। स्वर वर्ण के भेद देखिए, वहाँ पे पढ़े थे कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जिसमें सबसे पहला हम देखते हैं स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण देखिए, स्वर वर्ण के मुख्यतः 2 भेद मुख्यतः 2 आधार पर किए गए हैं। स्वर वर्ण के जो भेद को 2 भाग से 2 तरह से बांटा गया है। पहला है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, यानी कि उच्चारण में जो समय लगते हैं उसके आधार पर बांटा गया है एक, और दूसरा है जाति के आधार पर। स्वर वर्ण को 2 भाग में बांटा गया, दो तरह से बांटा गया, एक उच्चारण के स्थान उच्चारण के अनुसार, और दूसरा जो है जाति के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 भेद है। देखिए, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। समझ गए दोस्तों। उच्चारण के आधार पर कितने हैं? 3 हैं, याद रखिएगा, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए एक एक करके हम देखते हैं हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर को। देखिए, एक में हर्ष स्वर। हर्ष स्वर समझिए, वह स्वर जिसको सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है हर्ष स्वर कहलाते हैं। क्या किसे बोलते हैं? वह स्वर जिनको सबसे कम समय में उच्चारित किया, जैसे अ, ई, उ, री, ए। समझ गए दोस्तों। इस सब को उच्चारण करने में हमें सबसे कम समय लगता है। और दीर्घ वाला में देखिए, दीर्घ में आ जाता है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। इस सब का जो है मात्रा होता है, आ का मात्रा, ई का मात्रा, दीर्घ का मात्रा, ऐसे होता है। इसीलिए ये सब इस सब को बोलने में हमें क्या लगता है? जोर लगता है। ए का मात्रा, फिर ऐ का मात्रा, फिर ओ का मात्रा, फिर औ का मात्रा। समझ गए दोस्तों। तो इस सब को बोलने में हमें ज़्यादा जोर लगता है, इसी इसको दीर्घ स्वर बोलेंगे। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर समझ गए। अब प्लुत स्वर देखिए दोस्तों। प्लुत स्वर में क्या होता है? देखिए प्लुत स्वर में क्या होता है कि प्लुत स्वर में देखिए, या तो इसका जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगे। देख लीजिए, यहाँ पे एकदम बोल दिया गया कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा, यानी कि हर्ष स्वर या फिर दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर दोनों के उच्चारण की अपेक्षा तिगुना समय लगे, इसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हे राम, यानी कि इसमें यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसका मतलब है कि तिगुना, इसका हे राम, मतलब इस सब के उच्चारण से क्या होता है? इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। समझ गए दोस्तों। स्वर वर्ण में कितने भेद हैं? ये सब हो गया उच्चारण के अनुसार 3 भेद। चलिए, एक हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, याद रखिएगा।
अब देखिए जाति के आधार पर क्या है, स्वजातीय या स्ववर्ण, स्वजातीय या स्ववर्ण। इसमें देखिए स्वजातीय यानी कि एक जाति का, स्वजाति मतलब एक जाति का, जैसे अ और आ, ये एक जाति का हुआ। ई और ई, ये एक जाति का हुआ। समझ गए दोस्तों। ऊ और ऊ, सॉरी, यहाँ पे देखिए ऊ और ऊ, ये सब क्या हुआ, एक जाति का हुआ। तो इसी को बोलते हैं स्वजातीय या स्ववर्ण। यानी इसका आप उदाहरण देखिए, स्वजातीय या स्ववर्ण, क्यों ये उच्चारण, ये एक ही उच्चारण ढंग या उच्चारण प्रत्यय से उच्चारित होता है। दोनों के उच्चारण में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए इसको स्वजातीय या स्ववर्ण कहते हैं। समझ गए दोस्तों। अब आगे देखिए, अगला है विजातीय या अवर्ण, विजातीय या अवर्ण। अब दूसरा देखते हैं विजातीय या अवर्ण। इसमें क्या होगा कि विजातीय यानी कि अलग अलग जाति, एक मतलब उसमें स्वजातीय था तो समान था, इसमें विजातीय या असवर्ण, यानी कि जैसे अब यहाँ पे अ ले लिए, यहाँ पे ऊ ले लीजिए, तो क्या हो गया, अ ऊ अलग अलग हो गया। यहाँ पे ई ले लीजिए, यहाँ पे ए ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, विजातीय हो गया, ये अलग अलग जातीय का हो गया। समझ गए। या फिर अ ले लीजिए या ई ले लीजिए, कोई सा भी आप ले सकते हैं अलग अलग, तो ये क्या हो गया आपको, विजातीय या असवर्ण। याद रखिएगा, ये जाति के आधार पर स्वर के दो, ऐसा नहीं पूछेगा, या तो या नहीं तो ऐसा दे सकता है कि अ उ, ये स्वर वर्ण के कौन से मतलब किसका उदाहरण है, स्वर वर्ण में किसका उदाहरण है, स्वजातीय, विजातीय, प्लुत, ऐसे करके दीर्घ स्वर। तो आपको याद रहेगा कि ये अ और अलग अलग है, तो इसीलिए ये विजातीय का होगा। या अगर ई रहता, ई हर्षी दीर्घी रहता, तो ये स्वजातीय या स्ववर्ण का होगा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब व्यंजन वर्ण आप समझिए, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर के सहारे होता है, जिनका उच्चारण, वहाँ पे भी हम बताए थे कि स्वर वर्ण जो है व्यंजन वर्ण को उच्चारण करने में मदद करता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। या स्वर वर्ण के सहायता से जिन वर्ण का उच्चारण होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ऐसे सब में क में क्या है, एक ही अकेला क नहीं है, अगर हलंत रहता तब अकेला रहता, अगर क प्लस इसमें अ है तब जाके क बना है। क्या बना है, क। समझ गए दोस्तों। तो सब में दो दो इसमें स्वर, हमें सब में स्वर मिला हुआ है, ख, ग, घ, सब में क्या है, स्वर मिला हुआ है। मूल व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 33। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो गया, 11 और 2 हो गया 13, 13 और 4 कितना हो गया, 13 4 हो गया आपको 17, 17 4 हो गया 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा, 31 और 20 51। टोटल कितना हो जाएगा, वर्णमाला में कितने संख्या है, कितने अक्षर हैं टोटल, तो याद रखिएगा टोटल 51 है। चलो यहाँ पे समझिए। अब मूल व्यंजन वर्णों की यहाँ पे 33 है, और उसको मिला करके सबको मतलब और कुछ कुछ है इसमें टोटल मूल वर्ण मूल दिया है। सो उसमें व्यंजन में जो और अलग अलग प्रकार है, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, ये सब इसमें नहीं मिलाया हुआ है, सब मिला करके कितना होता है, 51 होता है। अब देखिए व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन को 3 भाग में बांटा गया है। व्यंजन को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, यहाँ पे देखिए स्पर्श व्यंजन, जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा यानी कि तालु के ऊपरी वाला भाग जो गोलाकार रहता है ऊपर वाला भाग, ओठ, दांत आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं। समझ गए दोस्तों। इनकी संख्या कितनी है, 25 है। उन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। अभी हम बताए हुए थे, ये सब है वर्गीय व्यंजन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। देखिए क वर्ग, इनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, क, ख, ग, घ, अंग, सब में आपको दांत तालु सब होठ नहीं सटेगा। च वर्ग में देखिए इसका उच्चारण तालु से होता है, च, छ, च जो है आपको ऊपर वाले तालु में सटेगा। समझ गए दोस्तों। च, छ, ज, झ ऊपर वाले में, नीचे ऊपर गोलाकार है उससे थोड़ा नीचे वाले में आपको सटेगा, दांत से थोड़ा ऊपर। इसको तालु, इसे च वर्ग में तालु, इसके तालु के स्पर्श से होता है। ट वर्ग में देखिए उसका उच्चारण मूर्धा से होता है, यानी कि ऊपर वाले, ट, ठ, ड, ढ,
देखिएगा जी एकाएक गोला वाला में चल जाएगा, गोलाकार वाला में, ऊपर वाले में। मूर्धा से तालु से थोड़ा ऊपर चल जाएगा गोलाकार वाला में, ट ठ ड ढ, एकदम गोलाकार ऊपर, सबसे ऊपर जी जाएगा, तो उसी को हम मूर्धा बोलते हैं। यहाँ दिया हुआ है तालु का ऊपरी वाला भाग। अब त वर्ग, इसका उच्चारण दंत से होता है, त थ, देखिए जी इसमें दांत में सटेगा, त थ द ध न। अब प वर्ग देखिए, इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है, प फ, इसमें जो है सिर्फ होठ आपका सटेगा और कुछ नहीं। तो समझ गए दोस्तों, ये कितने हैं, इसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को क्या बोलते हैं, इसको वर्गीय व्यंजन भी हम बोलते हैं। ऐसे याद रखिएगा। देखिए क वर्ग को हम कंठ से बोलते हैं, यहाँ पे क है, यहाँ पे कंठ है। च वर्ग में हम क्या बोलेंगे, तालु से, यानी कि जो तालु दांत से थोड़ा ऊपर है। अब ट वर्ग में देखिए, इसका उच्चारण हम मूर्धा से, मूर्धा यानी कि तालु से ऊपरी वाले भाग, गोलाकार वाले भाग में। आप खुद उच्चारण करिएगा, आप ये समझ लिए कि तालु कंठ मूर्धा, आप ये समझ जाइए, खुद आप अपने आप समझ जाइए। क वर्ग में कंठ होगा, ये तो ऐसे क है, क वर्ग में कंठ होगा। च वर्ग में तालु होगा, यानी कि दांत से थोड़ा ऊपरी वाला भाग। त वर्ग में क्या होगा, दांत होगा। प वर्ग में ओष्ठ होगा, और च वर्ग में एकदम, ट वर्ग में क्या होगा, ट वर्ग में मूर्धा होगा, त वर्ग में दांत होगा, और च वर्ग में क्या होगा, तालु। समझ गए, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। वैसे हम इसका एक ट्रिक हम देंगे। चलिए आप देखिए, अंतःस्थ व्यंजन, इसकी संख्या कितनी है, 4, य र ल व, इसको क्या बोलेंगे हम, अंतःस्थ व्यंजन। इसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, य र ल और व। इसकी संख्या कितनी है, 4। या तो संख्या पूछ ले, या फिर अक्षर दे करके पूछ ले कि कौन सा है। उस व्यंजन में इसकी भी संख्या कितनी है, 4। इसमें याद रखिएगा कि तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह होता है। समझ गए। तो देखिए दोस्तों, अंतःस्थ व्यंजन इसको बोला गया है, और ये क्या है, ऊष्म व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन यानी कि जो स्वर और व्यंजन के बीच में है, बोलने में जो है ये दोनों के बीच में आता है। जैसे य र ल व आप बोलिएगा तो सभी जगह कुछ ना कुछ सटेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें जैसे बताए थे स्पर्श व्यंजन में कि एक ही जगह सब में, क वर्ग में, च वर्ग में, त वर्ग में, सब में अलग अलग था, कि एक एक में सटता था। इसको बोलिएगा य र ल व, ये अलग अलग सटेगा। और उस व्यंजन में क्या होता है कि थोड़ा जोर लगता है बोलने में, इसलिए उष्मा इसमें दिया जाता है, थोड़ा जोर लगता है, इसलिए उष्म व्यंजन बोला गया। इसकी भी संख्या 4 होती है, तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। चलिए अब आगे देखते हैं। संयुक्त व्यंजन देखिए, 2 वर्णों के मेल से जो बनता है उसे संयुक्त व्यंजन। वहाँ पे हम बताए थे, देखिए अक्षर किसके किसके मेल से बना है, क और तालव स, तालव स और यहाँ पे मूर्धन्य स, और क के मेल से, क के और मूर्धन्य स के मेल से क्या बना है, अक्षर। त्र देखिए, त और र के मेल से बना है त्र। ज्ञ देखिए, ज और य से के मेल से बना है ज्ञ। और स्र देखिए, तालव स और र के मेल से बना है स्र। ये याद रखिएगा। अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण, ये भी समझिए। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। श्वास यानी कि सांस जो हम सांस छोड़ते हैं उसके अनुसार एक अल्प प्राण है और एक महाप्राण है व्यंजन में। अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम होती है, जिसको बोलने में हमें कम समय लगे, अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, और अंतःस्थ व्यंजन। अभी हम समझे हैं अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, य र ल व, और ये बोल रहा है य र ल व, य र ल व, और क्या बोल रहा है, प्रत्येक वर्ग का। प्रत्येक वर्ग में देखिए, पहला वर्ग देखिए, क ख ग घ और अंग। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का प्रथम, ये जो है प्रथम, तृतीय और पंचम, ये सब क्या है, अल्प प्राण है। इसको बोलने में कम समय लगता है, क ग र, इस सब को बोलने में कम समय लगता है, इसीलिए इसे अल्प प्राण कहेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम को क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। यहाँ पे पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन बनता है कि अल्प प्राण कौन से प्रत्येक वर्ण के कौन से वर्ण जो है जो अल्प प्राण होगा, दे देगा ऑप्शन में। कोई में प्रथम, तृतीय, पंचम दे देगा, कोई में पंचम, तृतीय और द्वितीय दे देगा, ऐसे तरह के 4 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखिएगा, प्रथम, तृतीय और पंचम को हम अल्प प्राण बोलते हैं। अब देखिए महाप्राण, जिन वर्णों को उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का, अब देखिए क
ये चलिए दूसरा ले लीजिए, ये च, छ, ज, झ, य। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ, ये द्वितीय और ये चतुर्थ, और ये तीन गो तो हो गया आपका क्या, अल्प प्राण। ये तीन गो हो जाएगा, प्रथम तृतीय और पंचम, ये अल्प प्राण हो जाएगा। और ये द्वितीय और चौथा, द्वितीय और चौथा क्या हो जाएगा आपका महाप्राण। इसको बोलने में जो ज़्यादा जो लगता है, छ, झ, अब देखिए च, ज, ञ, इस सब में कम जोर लगेगा, छ, झ, इसमें थोड़ा ज़्यादा जोर लगता है। और उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन में कौन सा था, तालव स, मूर्धन्त स, दंत स और ह, ये सब क्या था उष्म व्यंजन। इस सब में भी जोर लगता है, इसलिए इसको हम महाप्राण बोलेंगे, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन को दो भाग में, स्वर तंत्रिकाओं में, ये जो हमारा गला है इसमें जो कंपन होता है उसके अनुसार दो तरह से बांटा गया, घोष या सघोष, घोष या सघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जिन वर्णों को बोलने में हमें स्वर तंत्रियों में कंपन, जैसे सभी स्वर हुआ अ, आ, ई, उ, कंठ में देखिए आपके कंठ में कंपन होगा। और प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम, देखिए जैसे त, थ, द, ध और न, त, थ, द, ध, न। तो इसमें देखिए प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम, इस सब में क्या होगा आप बोलिए तो देखिए आपके कंठ में कंपन होगा, द, ध, न, कंठ में आपको क्या होगा कंपन होगा। समझ गए दोस्तों। अब देखिए अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन कौन सा था, य, र, ल और व और ह, ये चारों क्या हो जाएगा, ये घोष या सघोष हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए घोष था और यह सघोष, यह अघोष है, अघोष वो क्या था, घोष या सघोष। इसमें क्या होता था कंपन होता था उच्चारण, इसमें स्वर तंत्रिकाओं में क्या होता कंपन होता था, इसमें क्या होगा सो कंपन नहीं होगा। समझ के देखो, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, इसमें क्या था ये दोनों हो जाएगा अघोष, और ये तीन हो जाएगा सघोष या अघोष। तो यहाँ बोल दिया है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, या तालव स, मृदंत स और दंत स, ये हो जाएगा तीनों क्या हो जाएगा अघोष। अब एक समझ लिए लास्ट अयोग वाह, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार समझ गए थे ये अंग, और ये अह जो है ये विसर्ग है, अंग और अह इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं विसर्ग, को संस्कृत में अयोगवाह कहा गया है। इसको क्या बोला गया है संस्कृत में अयोगवाह, क्योंकि ये दोनों न तो स्वर है और न व्यंजन, संस्कृत के अनुसार बोला गया है कि ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, इसीलिए ये अयोगवाह याद रखें। दो वर्ड है अयोगवाह, पूछ सकता है एग्जाम में कि अयोगवाह कौन सा है, तो अंग और अ को हम क्या बोलेंगे अयोगवाह। चलिए दोस्तों आज का वीडियो, अब कल हम इसका नया टॉपिक, इसका कल हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे, इसीलिए आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा और उसका क्वेश्चन बनाने में देखिएगा कितना अच्छा मज़ा आएगा। उसके बाद हम आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। चलिए धन्यवाद, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए धन्यवाद।